Hello everyone, hope you all are doing good. This is Kalik from Study with Kalik, and in this video session, you're gonna learn about a lots of interesting fact from Class 6 NCERT's Chapter 5, that is major domains of the Earth. So basically, the first and the foremost thing which I want to tell you guys before starting this video is that do watch this video till the end, because this video is going to be very informative. I mean, the base for this video will be obviously Class 6 NCERT, but this will not be confined to Class 6 NCERT. I'll be adding a lots of things which you guys might not be knowing before watching this video, and this is going to be very interesting. So without wasting any time, let's get started. So as we have studied in the previous session that Earth is the only planet जहाँ पे जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है. तो क्या रीज़न है कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है? ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे लैंड है, वाटर है और अर्थ है, जो एक बेसिक नेसेसिटी है ह्यूमन बीइंग की सर्वाइव करने के लिए. सो जो अर्थ का सरफेस है ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे तीन कंपोनेंट इन्वायरमेंट के ओवरलैप करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं. मतलब वो तीन कंपोनेंट जो है वो मिलते हैं. व्हाट आर दे आर लिथोस्फीयर, atmosphere and hydrosphere. So basically this entire chapter is about these particular three terms. हम इन्हीं तीन टर्म्स के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैं इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में एक ओवरव्यू दूंगा, फिर वहाँ पे जो नीचे जो ये पूरा चैप्टर है उसमें डिफरेंट सेक्शंस है जिसमें अच्छे से ये पूरा सब कुछ एक्सप्लेन किया है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिथोस्फीयर की. लिथोस्फीयर बेसिकली एक सॉलिड पोर्शन है अर्थ का जहाँ पे हम लोग सारे रहते हैं. वैसे अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो जितनी भी गैसेज हैं वो सारी जो हैं वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है. और हाइड्रोस्फीयर इज समथिंग रिलेटेड टू वाटर. तो जितना भी एरिया है जो अर्थ का जो वाटर से कवर्ड है वो सारा किस में आता है? हाइड्रोस्फीयर में. यहाँ पे लेफ्ट साइड जो सेक्शन बनी है उसमें जो तीनों वर्ड्स जो है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, उनका ग्रीक लैंग्वेज में मतलब बताया. तो लिथोस मीन्स स्टोन और एटमॉस मीन्स वेपर एंड ह्यूडर मीन्स वाटर. सो ह्यूडर मीन्स वाटर एंड बायोस मीन्स लाइफ. तो बेसिकली इन सब वर्ड से जो हमारे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर बना है. तो बायोस्फीयर के हमने बारे में बात नहीं की. बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर वी कैन फाइंड लैंड, वाटर, एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. तो बेसिकली बायोस्फीयर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे तीनों जो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर है ये सारे तीनों मिलते हैं. तो हम अब स्टार्ट करेंगे लिथोस्फीयर के बारे में. सो बेसिकली यहाँ पे लिथ का क्या मतलब है? लिथोस का मतलब लिथ इज स्टोन. जैसे हमने एंशियंट हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि जैसे एंशियंट हिस्ट्री तीन पार्ट्स में डिवाइड है. दैट इज मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है. वो है पैलियोलिथिक एज, एक पैलियोलिथिक एज है, उसके बाद आता है मेसोलिथिक और उसके बाद आता है नियोलिथिक. तो लिथ इज स्टोन एंड पैलियो मीन्स ओल्ड स्टोन, मेसो मीन्स मीडियम एज का स्टोन और नियो मीन्स नया स्टोन. मतलब ये तीन पार्ट में हमारी एंशियंट हिस्ट्री डिवाइड है. सो लिथोस्फीयर में क्या आता है? इट कंप्राइजेज ऑफ द रॉक्स ऑफ अर्थ्स क्रस्ट and the thin layers of soil that contains nutrient elements which sustain organism. So basically जो अर्थ क्रस्ट का जो टॉप मोस्ट अर्थ, वो बेसिकली क्रस्ट क्या चीज़ है? क्रस्ट जो है वो अर्थ का टॉप मोस्ट एरिया है, और वो एरिया और जो उसके ऊपर सॉइल है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसे बोलते हैं लिथोस्फीयर. अब जो अर्थ सरफेस है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है. एक तो कॉन्टिनेंट्स है, दूसरा ओशन बेसिन्स. मतलब जो कॉन्टिनेंट्स में आता है कि जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जितने भी सारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब कॉन्टिनेंट्स में आते हैं. और ओशन बेसिन मतलब जितनी भी वाटर बॉडीज़ है. तो बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड है. और अगर हमें लैंड एरिया की जो एलिवेशन की बात करनी है कि कितनी ऊंचाई में है, तो हम वो विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं सी लेवल के, कि सी लेवल को हम जीरो मानते हैं और उससे ऊपर कितना जो है हमारा लैंड की एलिवेशन है वो हम मेज़र करते हैं. तो जैसे हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, जैसे पटनी टॉप हो गया अगर JNK की बात करें, या श्रीनगर हो गया, तो हम उनका जो मतलब देखते हैं कि जो अबव सी लेवल कितने हाइट है, इनकी कितनी एलिवेशन है. तो बेसिकली वो सी लेवल से देखी जाती है. सी लेवल को हम जीरो कंसीडर करते हैं. वही इस पैराग्राफ में बताया. सो अब हम बात करेंगे इस डायग्राम के बारे में. सो बेसिकली जो ये डायग्राम है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डायग्राम, बिकॉज इस एक पर्टिकुलर डायग्राम से हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं और वो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है. सो बेसिकली इसमें कॉन्टिनेंट सारे दिखाए हुए हैं और इसमें सारे ओशंस दिखाए हुए हैं. जैसे यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, सदर्न ओशन है, इंडियन ओशन है और पैसिफिक ओशन है. बेसिकली जो हमारा ग्लोब है वो ऐसे सर्कुलर है, यहाँ से एक्सटेंड होके यहाँ पे जुड़ता है. तो ये पैसिफिक ओशन यहाँ से यहाँ पे कनेक्टेड है. और इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं. तो दे आर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड
ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। सो अब यहाँ पे हम जो देखने वाली बात है कि सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो हमें कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, एशिया। तो एशिया का जो सबसे ज़्यादा पार्ट है वो किसने कवर किया हुआ है, रशिया ने। अब बेसिकली रशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सिर्फ एशिया में नहीं है, वो यूरोप में भी उसका पार्ट है। और जो हमारा जो रशिया है उसको मतलब एशिया को और यूरोप को कौन सेपरेट करता है, दे आर अरल माउंटेन्स। वैसे ही अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में हमें ये देखने को मिलता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है और जो इक्वेटर है, वो तीनों हमारे अफ्रीका के बीच में से पास करके जाते हैं। तो कोई अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा ऐसा मतलब प्लैनेट है जहाँ से ये तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास करते हैं, तो दैट इज़ अफ्रीका। वैसे इंडिया में पूछा जा सकता है कि इंडिया से क्या चीज़ पास करती है, तो दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और हम इसके अलावा देख सकते हैं कि जो नाइल रिवर है, जो लॉन्गेस्ट रिवर है, वो दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू अफ्रीका, वो अफ्रीका से आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पे है माउंटेन रेंजेस, जैसे रॉकी माउंटेन रेंजेस। तो ऑब्वियसली ओरल माउंटेन्स भी एक माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज इज़ बेसिकली अ लैंड फॉर्म। कि माउंटेन रेंज मतलब कि एक पर्टिकुलर रेंज है जो काफ़ी किलोमीटर्स तक चलती है। इट इज़ नॉट फॉर 100 किलोमीटर्स, ये पूरे हज़ारों किलोमीटर्स तक चलती है। बिकॉज अगर इतना सा हमारा जो इंडिया है, इट इज़ अबाउट 2700 किलोमीटर। तो आप सोच सकते हैं कि जो पूरा साउथ अमेरिका है उसकी टोटल कितनी लेंथ होगी। तो इतनी बड़ी माउंटेन रेंज है ये एंडीज़ माउंटेन रेंज। ऐसे ही रॉकी माउंटेन्स है। और फिर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि मतलब सारी सेपरेशन हम बेसिकली देख सकते हैं कि कैसे हमारे प्लैनेट्स हैं, जो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। अब हमें इस प्लैनेट में अगर बात करें तो हम जान सकते हैं कि व्हाट आर स्ट्रेट्स, व्हाट आर इथोस्मस। सो बेसिकली अगर कोई दो बॉडीज़ को या दो किसी लैंड एरियाज़ को अगर वाटर सेपरेट करें ना, मतलब वाटर जो है उन दो लैंड एरियाज़ को डिवाइड कर रहा है दो डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब उनके बीच में वाटर का पैसेज है दो लैंड्स के अंदर, तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट जो हमें जानना चाहिए दैट इज़ पर्ल स्ट्रेट। सो इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेट है, जैसे जो जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम ट्रेड को लेके चले, ट्रेड की बात करें, तो जितना भी यूरोप से ट्रेड होता है हमारे बाकी देशों के साथ, तो वो सारा जो है हम स्ट्रेट से ही होके जाते हैं। ऑब्वियसली अगर हमें मतलब यूरोप से जाना है तो यूरोप से हम ऐसे इतना बड़ा पास तो करेंगे नहीं जैसे हमारा कर्सर मूव कर रहा है कि इधर से घूम फिर के आए यहाँ से यहाँ ऐसे, क्योंकि फ्यूलिंग भी दोबारा होनी होती है उन शिप्स में। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। अब जैसे सपोज करो ये चाइना है और हमें चाइना तक कोई गुड्स पहुंचाना है, तो हमें मतलब ये है साउथ चाइना सी। अभी इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, तो उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे शिप्स को जाना है तो वो इन स्ट्रेट से होकर जाती है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेट है एक बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मलक्का स्ट्रेट, वो इसके बीच में आता है। तो शिप्स जो है यहाँ से होते होते वो मतलब चाइना तक जाती हैं। अब चाइना जो साउथ चाइना सी जो है उसके ऊपर अपनी ज्यूरिडिक्शन दिखाता है, तो वो अलग केस है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे आता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो जो जिब्राल्टर का जो स्ट्रेट है वो आता है पोर्टुगल और मोरक्को के बीच में। सो यहाँ पे जो कंट्री है दैट इज़ मोरक्को, एंड यहाँ पे जो है इट इज़ पोर्चुगल। और यहाँ पे जो स्ट्रेट है वो आता है जिब्राल्टर। उसके अलावा अगर हम किसी इंपॉर्टेंट स्टेट की बात करें तो वो यहाँ पे है ये वाला स्टेट। तो ये बेसिकली इस स्टेट का नाम है जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज। और इसके पास ही हमारा पर्शियन गल्फ भी आता है जैसे यहाँ पे। और जो ये सारे स्टेट जो है जिनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है ट्रेड में, क्योंकि जो जिस कंट्री के ये पास होते हैं उनका मतलब ज्यूरिडिक्शन होता है, वो कहते हैं कि हमारा ज्यूरिडिक्शन है यहाँ पे। और जो किसी और कंट्री की जो शिप्स वो जाती है वहाँ पे उसको रोक लेते हैं। कभी कभी वो मतलब उनको रोक के 10-10 दिन, 1000 मतलब इवन 100 दिन तक उनको रोकते हैं। तो इन पर अपनी अपनी ज्यूरिडिक्शन होती है अलग अलग कंट्रीज़ की। तो ये था सारा स्ट्रेट के बारे में। और इथोस्मस, अब इथोस्मस की बात करेंगे तो बेसिकली अगर दो कोई पर्टिकुलर लैंड एरियाज अगर छोटे से किसी लैंड की वजह से अगर सेपरेटेड है तो उस पर्टिकुलर लैंड को बोलते हैं इथोस्मस। तो अगर उसकी एग्जांपल अगर मेरे को देनी हो तो यहाँ पे आता है द इथोस्मस ऑफ पनामा। तो बेसिकली जो ये इथोस्मस है ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से सेपरेट कर रहा है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें मतलब जानना ज़रूरी थी। और अगर हमें अब इस डायग्राम से पता लग सकता है कि कौन सा जो ओशन है किसके पास है। जैसे अगर हमें कोई पूछ ले कि साउथ अमेरिका के राइट साइड पे कौन सा ओशन है या साउथ अमेरिका के लेफ्ट में कौन सा ओशन है, तो हमें ये सब पता होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब चीज़ें हैं जो नॉर्मली किसी भी एग्जाम में आ सकती हैं। तो उसके अलावा अगर हमें मतलब स्टेट्स के बारे में पूछे तो स्टेट जो मैंने बताए हैं डू
वॉच दिस वीडियो अगेन, उनको लर्न करो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में। ये नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज अगर 100 मार्क का क्वेश्चन, 100 टोटल क्वेश्चन है तो ऐसे सिंपल आपको 1-2 क्वेश्चन आराम से वहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर आप मतलब इनको भी गलत कर दो फिर मतलब आपका कंपटीशन जो बाकियों के लेवल में वो कम हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो हमें क्लास 6 NCERT से ही मिल जाते हैं। आई होप मैंने काफ़ी मतलब सब चीज़ें ज़्यादातर बता दी है। तो बेसिकली अगर हम जो लैंड एरिया जो यूरोप का और एशिया का अगर बात करें तो इस पूरे पर्टिकुलर एरिया को बोलते हैं यूरेशिया। और हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो एशिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है या साउथ में है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें ये डायग्राम बिल्कुल रटनी होगी। अगर आप लोग मतलब इस लाइक इमेज को अगर आप सच में किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस एग्ज़ाम को इस लाइक इमेज को अच्छे से देखो, क्योंकि इस इमेज से ही बहुत क्वेश्चंस निकल जाते हैं। राइट, दिस इज़ बेसिकली नॉट फॉर क्लास 6 बिकॉज उनके लिए तो बेसिक है, ये जस्ट बिगिनिंग है। लेकिन जो लोग कम्पिटिटिव के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ज़रूर ये चीज़ देखनी चाहिए। अब यहाँ पे डू यू नो में कुछ फैक्ट बताया कि एडमंड हिलरी फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नॉर्गे शेरपा फ्रॉम इंडिया वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953। सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अभी इसके नीचे नेक्स्ट लाइन जो लिखी है दैट इज जनको तबे फ्रॉम जापान वाज द फर्स्ट वुमन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975। द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम द हाइएस्ट पीक ऑन 23rd May 1984 वॉज बचेंद्री पाल। सो बेसिकली जो ये क्वेश्चन है ना कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट, तो ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंट ईयर में FCAT के एग्ज़ाम में आया। अगर आप उसका पेपर निकाल के देखें तो ये क्वेश्चन FCAT के एग्ज़ाम में आ चुका है 2020 के एग्ज़ाम में जो अभी रिसेंटली हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जो इतनी चीज़ें हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। जो एग्ज़ाम आते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स आते हैं वो कुछ मतलब वो दैट इज़ बेसिकली बाउंडेड बाय सिलेबस, उनको सिलेबस के अंदर ही डालना होता है। तो इसका ये भी नहीं है कि मतलब आप स्टैंडर्ड बुक्स में चले जाओ कि GC लियोंग में चले जाओ या ऐसी कुछ बुक्स में वहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे। वो नॉर्मली 6th क्लास 7th क्लास के NCERT से आते हैं। तो बेसिकली जो फोकस रहता है हमारा कि हम NCERTs कवर करें तो उसका यही रीज़न है। अब यहाँ पे लिखा है द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो इतनी हाइट पे माउंट एवरेस्ट है जो हमें वर्ल्ड का मतलब हाईएस्ट माउंटेन माना जाता है। अब मैं यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो हाइट है वो हम देख रहे हैं सी लेवल से ऊपर, क्योंकि वो ग्राउंड पे है, मतलब वो एक लैंड के ऊपर बना है, दैट इज़ नॉट इन द सी। अब इफ़ यू कंसीडर द फैक्ट दैट वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द हाइट फ्रॉम इट्स बॉटम टू इट्स समिट, मतलब उसके बिल्कुल बॉटम से उसके समिट तक देख रहे हैं, नो मैटर कि बॉटम वो कहाँ पे है, वो समुद्र के अंदर है या बाहर है। तो अगर इस हिसाब से हमें अर्थ के ऊपर सबसे हाईएस्ट माउंटेन या सबसे टॉलेस्ट माउंटेन देखना होगा दैट इज़ माउना किया, जो बेसिकली हवाई आइलैंड के बीच में आता है। इट इज़ अ वॉल्केनिक माउंटेन और जो उसकी हाइट है वो टोटल है 10 किलोमीटर्स एंड 200 मीटर्स। अब इसकी आप हाइट देख सकते हैं 8,848 मीटर्स, राइट। उसकी है 10,200 मीटर्स, लेकिन जो उसका जितना हम उसको सी लेवल से ऊपर देख सकते हैं वो इट इज़ समवेयर अराउंड 4,200 मीटर। जो बाकी का जो उसका मतलब हाइट है वो सारी जो है वो सबमर्ज है सी के अंदर, बट स्टिल इट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन। अगर आप इस चीज़ को गूगल सर्च भी कर सकते हैं कि अगर हम बॉटम से लेके समिट तक देखें तो जो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है दैट इज़ माउना किया इन हवाई आइलैंड। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो टॉलेस्ट माउंटेन नोन टिल नाउ है दैट इज़ माउना किया, सॉरी दैट इज़, लेट मी ओपन इट ऑन इंटरनेट, सो इट इज़ ओलंपस मॉन्स। सो बेसिकली इसकी जो हाइट है इट इज़ 21.9 किलोमीटर। इट इज़ द टॉलेस्ट एवर नोन माउंटेन जो है मार्स के ऊपर, मतलब इट इज़ नॉट ऑन अर्थ, लेकिन ये सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है। इट इज़ 21.9 किलोमीटर्स। अब इसमें एक और मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट जो ऐड करना चाहता हूँ कि एक कंसेप्ट है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मतलब कि कितना यूनिवर्स का जो पार्ट है जो ह्यूमन ने अभी तक ऑब्जर्व कर लिया है, तो वो पता उसका डिस्टेंस है 46 बिलियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। सो बेसिकली जो मैं बात कर रहा था अभी कि जो मतलब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसका जो डिस्टेंस है जो हमें पता है जो अभी तक ह्यूमन ने फाइंड किया है दैट इज़ 46 बिलियन लाइट ईयर्स, मतलब उसका रेडियस है। अगर हम अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू बात करें कि इतना ही उसके लेफ्ट में इतना ही उसके राइट में, कितना 46 बिलियन लाइट ईयर्स। अब हमें लाइट ईयर्स के बारे में जानना है कि लाइट ईयर होता क्या है। लाइट ईयर बेसिकली टर्म है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अगर हमें नॉर्मली पता है
कि मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली मतलब इट इज़ नॉट फॉर क्लास 6 एनसीईआरटी। सो बेसिकली हमें पता है कि जो मतलब लाइट है वो कितनी स्पीड में ट्रैवल करती है, 3 लाख किलोमीटर्स पर आवर, दैट इज़ 3 × 10⁻⁸ मीटर्स, राइट। तो मतलब इतनी फास्ट हमारी जो लाइट है वो ट्रैवल करती है। और लाइट को ट्रैवल करने में, लाइट मतलब एक साल के अंदर कितना ट्रैवल कर रही है, इतनी फास्ट लाइट जो है एक साल में कितना ट्रैवल कर रही है, दैट इज़ 1 लाइट ईयर। तो आपको समझ आ गया। तो अब हमें 1 लाइट ईयर के बारे में पता चल गया कि लाइट जो है वो एक साल में इतनी स्पीड में कितना ट्रैवल कर रही है। तो सोचो कि 46 बिलियन लाइट ईयर्स कितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा। मैं ये चीज़ दोबारा से मतलब एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको अच्छे से मतलब ये चीज़ क्लियर हो जाए कि 1 लाइट ईयर कितना डिस्टेंस है, कि लाइट को एक साल में लाइट कितना ट्रैवल कर रही है। 3 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर लाइट ट्रैवल करे तो एक साल में कितना ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, दैट इज़ 1 लाइट ईयर, राइट। और अगर वही मतलब जो डिस्टेंस है वो जितना हम ऑब्जर्व कर सकें वो इतना है कि अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू जो उसका रेडियस है दैट इज़ 46 बिलियन लाइट ईयर्स। इतना बड़ा यूनिवर्स है जो हमने ऑब्जर्व कर दिया है, और इसके अलावा भी पता नहीं कितना है। तो उसमें पता नहीं कितनी ज़्यादा सेलेस्टियल बॉडीज़ होंगी, कितने ज़्यादा माउंटेन्स होंगे जो हमने कभी डिस्कवर ही नहीं किया पाए। तो मैं उसको विद रिस्पेक्ट टू ओलंपस मॉन्स के बता रहा था कि ओलंपस जो मॉन्स है दैट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन एवर नोन बाय ह्यूमन बींग। तो इसके अलावा पता नहीं कितने हैं, लेकिन ये जो है ये सबसे टॉलेस्ट है अभी तक का। माउंट एवरेस्ट इज़ लाइक टॉलेस्ट फ्रॉम सी लेवल। और अगर हम पूरे की बात करें समुंदर के अंदर से लेके बाहर तक, तो अर्थ पे जो टॉलेस्ट है दैट इज़ माउना किया। मार्स पे जो टॉलेस्ट है दैट इज़ ओलंपस मॉन्स। अब हमने बात कर ली कि जो टॉलेस्ट माउंटेन है वो कौन सा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज़ रिकॉर्डेड एट मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। तो जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है ना हमारे मतलब अर्थ के अंदर, जो समुंदर के अंदर है, दैट इज़ इन पैसिफिक ओशन, और उसका जो नाम है इट इज़ मरियाना ट्रेंच। वो जो है 11 किलोमीटर्स मतलब हमारे सी लेवल के नीचे है, 11 किलोमीटर गहरा। यू कैन इमेजिन कितना ज़्यादा गहरा है। नॉर्मली जो हमारे जितने भी ओशंस हैं, जितने भी हमारे सी हैं, इनका जो एवरेज जो डेप्थ है दैट इज़ समवेयर अराउंड 3.5 किलोमीटर्स। लेकिन जो मरियाना ट्रेंच है इट इज़ द डीपेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, इन द अर्थ। तो जो अभी तक एक ही बंदा है जो मतलब मरियाना ट्रेंच तक गया है, वो हैं जिन्होंने टाइटैनिक मूवी बनाई है। टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन, वो अभी तक इकलौते पर्सन है जो मरियाना ट्रेंच की डेप्थ तक गए हैं, सबसे बॉटम तक। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा वाटर का प्रेशर होगा उस पॉइंट पे। और ऐसा नहीं है कि उनका मतलब जस्ट मन था और वो चले गए, कितने ज़्यादा फेल अटैम्प्ट्स हुए, कितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया और तब जाके वो मरियाना ट्रेंच के डेप्थ पे पहुंचे। क्योंकि वहाँ पे इतना प्रेशर पड़ता था कि जो उनकी सबमरीन होती थी वो मतलब काम करना बंद कर जाती थी और उनको अल्टीमेटली वापस ऊपर आना पड़ता था। तो मतलब ही इज़ द ओनली पर्सन हु हैज़ रीच्ड मरियाना ट्रेंच। हम थोड़ा थोड़ा सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और हमारा फिर लिथोस्फीयर का पार्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे 2 पार्ट्स और बचे हैं, बट हम भी सारा आज के लिए पूरा कंप्लीट करेंगे। सो अगर हम बात करते हैं एशिया की, तो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑन द अर्थ। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द अरल माउंटेन्स ऑन वेस्ट। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता चुका हूँ मैं उस डायग्राम की मदद से। अब नॉर्मल सी बात है कि मतलब वर्ल्ड का सबसे जो बड़ा देश है दैट इज़ रशिया, और चाइना, फिर इंडिया भी काफ़ी बड़ा है। तो ये सारे जो हैं एक ही कॉन्टिनेंट में आते हैं, दैट इज़ एशिया। तो ऑब्वियसली जो एशिया वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होगा, और इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ। मतलब 1/3 एरिया जो है टोटल लैंड एरिया का इतना एशिया कवर करता है। और अगर हम जैसे हमने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में पढ़ा था कि ग्रीनविच के लेफ्ट में राइट में जो एरिया हैं अलग अलग हेमिस्फीयर हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर राइट में, तो जो एशिया है वो ग्रीनविच के ईस्ट में पड़ता है, इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। फिर अगर हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। हमारे एशिया के वेस्ट में पड़ता है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। जो आर्कटिक सर्कल है मतलब नॉर्मली हमने देखा था, जो हमने मतलब लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स में एक ऊपर टॉप पे आर्कटिक सर्कल था, तो वो यूरोप से पास करता है। और मतलब उसके बाद इन्होंने लिखा कि इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज़ ऑन 3 साइड। मतलब जो यूरोप है उसके 3 साइड पे वाटर बॉडीज़ हैं, मतलब उनके 3 साइड से वो वाटर से घिरा हुआ है।
फिर हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, एशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट है, इक्वेटर पास करता है, वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है, तो ये एक ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट है यहाँ से ये तीनों चीज़ें पास करती है। फिर जो सहारा डेजर्ट है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है, वो भी अफ्रीका में लाई करता है, और द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंड ऑन ऑल 3 साइड बाय ओशंस एंड सीज़, इसके भी मतलब ऑल साइड्स मतलब सभी साइड्स पे जो अफ्रीका के ओशंस या सीज़ हैं जो हमने मैप में देखा। और फिर उसमें नाइल रिवर की बात की कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल इज़ ऑल्सो इन अफ्रीका। Yes, that's all about Africa. And now North America. So North America is the largest continent on the world, the third largest continent of the world, मतलब तीसरा largest है, और it is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. So basically ये सारी वही चीज़ें जो मैंने डायग्राम से पहले ही सबको क्लियर कर दी थी, तो most of the things are covered and और उसके बारे में उसके बाद बताया कि द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। फिर हम उसके बाद आते हैं साउथ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि विच 2 ओशंस सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट। ये बेसिकली मैं ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। सो बेसिकली जो उसके लेफ्ट में था अपना पैसिफिक ओशन और उसके राइट में था अटलांटिक ओशन, वही चीज़ इन्होंने पूछी है। और उसके बाद आता है कि जो एंडीज़ माउंटेन रेंज थी वो जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि कैसे मतलब इंडिया से भी लाइक 3 गुना में भी इतना डिस्टेंस है उस माउंटेन रेंज का, तो वो कितनी बड़ी माउंटेन रेंज है। फिर उसके बाद कहते हैं कि साउथ अमेरिका में जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है दैट इज़ अमेज़न। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी, मतलब चौड़ी भी है सबसे, वो सबसे बड़ी है, और जो लॉन्गेस्ट इज़ नाइल। तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना है अमेज़न और नाइल के बीच में, जो ये लार्जेस्ट है अमेज़न है और जो लॉन्गेस्ट है दैट इज़ नाइल। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है एंड इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशन एंड सीज, इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। सो ऑब्वियसली अगर एक कोई ऐसी लैंड जो है लैंड एरिया जो हर तरफ से मतलब वाटर बॉडी से घिरा हुआ तो उसे हम आइलैंड बोलते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। सब अंटार्कटिका के बारे में बताया कि जो साउथ पोल है वो इसके सेंटर में लाई करता है अंटार्कटिका के, काफ़ी ठंडा एरिया यहाँ पे, जो मतलब लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स ओवर देयर। लेकिन जो काफ़ी कंट्रीज़ है वहाँ पे उन्होंने रिसर्च स्टेशंस बनाए हैं। इंडिया ने भी वहाँ पे रिसर्च स्टेशन बनाया है जिसका नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण मतलब साउथ एंड गंगोत्री इन्होंने ऐसे नाम दिया हुआ है। तो रिसर्च स्टेशन बनाया है जहाँ से इंडिया और बाकी कंट्रीज जो है रिसर्च करती है। तो बेसिकली जो ये पर्टिकुलर रीजन है और आर्कटिक रीजन भी है, यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ ने अपना मतलब वहाँ पे रिसर्च सेंटर्स बनाया है, वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि आर्कटिक रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, ये मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं जिनका मतलब जिसको इवैक्यूएट करना चाहती है अलग अलग कंट्रीज़, उनको खोद के बाहर निकालना चाहती है। तो ये सारे जो हैं वो काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। तो यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था कि आर्कटिक रीजन में जो लोग हैं अपना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बाकी अलग अलग कंट्रीज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, तो उसका क्या रीज़न है। तो बेसिकली यही था कि वहाँ पे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, तो उसके रीज़न की वजह से ये लोग जो है अपना काफ़ी वहाँ पे इंटरेस्ट दिखाते हैं। इन्होंने अपने अपने वहाँ पे रिसर्च सेंटर्स बनाया है। तो जैसे मैं बात कर रहा था साउथ चाइना की तो उसका भी यही केस है बेसिकली कि जो साउथ चाइना सी है वो ऐसा नहीं है कि वो चाइना का है। जैसे अब इंडियन ओशन है तो इसका क्या मतलब वो इंडिया का है, इट इज़ नॉट लाइक दैट, राइट। तो वैसे ही जो साउथ चाइना सी है वो बेसिकली जो यूरोपियंस आते थे वहाँ पे तो उन्होंने वो चाइना के साउथ में था, इसलिए उन्होंने उसका नाम साउथ चाइना सी रख दिया। अब ऐसा कहा जाता है कि जो साउथ चाइना सी है वो बहुत ज़्यादा मिनरल रिच है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं। इसके लिए जो चाइना है वो अपना वहाँ पे इसको अपना ज्यूरिडिक्शन दिखाता है। तो जो बाकी वहाँ की कंट्रीज़ है जैसे इंडोनेशिया, जापान है और भी जो भी आसपास की कंट्रीज़ हैं उनको वो उस एरिया में आने भी नहीं देता है। और इवन जो चाइना है वो हमारे मतलब एशिया तक पहुँच गया हुआ। उन्होंने हम्बनटोटा करके एक पोर्ट है श्रीलंका में, ये बेसिकली ऐड ऑन है, ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट फॉर क्लासिक्स। तो हम्बनटोटा पोर्ट जो है श्रीलंका में है वो उन्होंने लीज पे लिया श्रीलंका से। तो बेसिकली जो जितना भी ये समुद्री इलाका है हमारे मतलब साउथ में, तो ये इसके ऊपर अपना मतलब वो वर्चस्व दिखा रहा है, ये अपना मतलब इसके अंदर इम्पैक्ट दिखा रहा है कि मतलब
कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अभी रिसेंटली जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने अपने जो पोर्ट्स हैं उसके ऊपर जो अपनी एक दूसरी नेवीज़ हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए मतलब अलो कर दिया हुआ। उन्होंने एक पैक्ट साइन किया है, बिकॉज वो चाहते हैं कि हमारी मतलब चाइना को दिखाएं कि हम सारे मिले हुए हैं और यू कांट कंट्रोल दिस पर्टिकुलर रीजन, बिकॉज चाइना चाहता है कि अब ये सारा जो एरिया है उसको अपने अंडर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, जो हम मतलब ऑब्वियसली हम लोग अगर साथ होंगे तभी चाइना जैसी कंट्री को हम दिखा सकते हैं कि हम लोग ऐसे साथ हैं और यू कांट लाइक बीट अस एंड यू कांट कम हियर एंड मतलब तुम अपना रोब यहाँ पे अपनी हेजेमनी यहाँ पे नहीं दिखा सकते हो। अब हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो मतलब जितना भी वाटर वाला एरिया हमारा सारा, तो वो सारा इंक्लूड होके बनता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। तो अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। क्यों? क्योंकि जो इसका ज़्यादातर एरिया है वो वाटर से कवर्ड है, बिकॉज मोर देन 71% एरिया ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर एंड 25% इज़ कवर्ड विद लैंड, जो है हमारा लिथोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल water in all its form, as running water in oceans and river and in lakes, ice in glaciers, underground water and water vapors in atmosphere। तो जो जितना भी सारा जो वाटर है ये सारा 71% हमारा वाटर बनाता है। ये सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की ये सारी किसके अंदर आती है? हाइड्रोस्फीयर के अंदर। अब जो हम वाटर की बात कर रहे हैं उसमें से जितना भी हमारे अर्थ पे वाटर है उसमें से जो 97% वाटर है दैट इज़ फाउंड इन ओशंस, और वो इतना सॉल्टी है कि उसको हम नॉर्मल यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं 97%। और जो बचा हुआ 97, इनफैक्ट जो डायग्राम में दिया हुआ दैट इज़ 97.5%। जो फ्रेश वाटर बचा वो कितना है? वो 22.5% है। और जो 2.5% वाटर है उसमें से भी जो कितना परसेंट वाटर है वो मतलब जमा हुआ है जो ग्लेशियर्स में है। ग्लेशियर्स मतलब जो मतलब पानी जमा होता है पहाड़ों के ऊपर, है ना, और आइस शीट्स में वो जमा हुआ है। कुछ ग्राउंड वाटर है। तो बहुत रेयर पार्ट जो है पानी का वो हमारे लिए जो ह्यूमन के यूज़ के लिए अवेलेबल है। इसलिए डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ वाटर एरिया वी आर फेसिंग वाटर स्कारसिटी, मतलब वाटर की हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो अभी रिसेंटली हमने देखा था कि अंडरग्राउंड वाटर ख़त्म हो गया हुआ है। तो क्यों? क्योंकि जो वाटर जितना भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाटर वो ओशन के अंदर है। अब हमारे मन में एक बात आ रही होगी कि क्यों ना हम जो ओशन का वाटर है उसको मतलब हम फ़िल्टर करके यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ मतलब कॉस्ट प्रोडक्टिव नहीं है। ये चीज़ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सॉल्टी वाटर है अगर हम उसमें कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो भी जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो उसकी जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। और अगर हमें सॉल्ट को रिमूव करके वाटर को पीने लायक बनाना होगा, वाटर को नॉर्मल यूज़ के लिए बनाना पड़ेगा कि उसको नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी कॉस्ट प्रोडक्टिव। अगर हम बात करें यहाँ पे ओशंस की, तो ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। जो मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर के वो बेसिकली ओशंस ही हैं। ओशंस क्या होते हैं? जो बहुत बड़े बड़े सीज़ का मतलब बहुत एक्सपेंडेड सीज़ हैं, बहुत मतलब ज़्यादा जितनी भी एक्सपेंशन है उनकी, तो उनको क्या बोलते हैं हम? ओशंस। सो दे आर ऑल बेसिकली इंटरकनेक्टेड। ऑब्वियसली जो वाटर बॉडीज़ हैं वो सारी आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो जितने भी ओशंस हैं दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। जो ओशन का वाटर होता है वो हमेशा मूव करते रहता है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। जो दे आर वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। वेव्स को तो सबको पता है कि वो लहरें होती हैं। टाइड्स मतलब जो वाटर हाइट पे चले जाता है फिर वो डेप्थ पे आ जाता है, नीचे ऊपर नीचे, ऐसे टाइड्स बनाता है, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। और ओशन करंट्स होता है कि ओशन करंट बेसिकली दे आर लाइक किलोमीटर्स तक फैला हुआ करंट्स होती हैं, जो मतलब पानी चलता रहता है और इतने बड़े होते हैं कि ये बहुत मतलब कितने हज़ार किलोमीटर तक लंबे ओशन करंट्स होते हैं और वो कंटिन्यूटी में मूव करते हैं। सो अगर हम ओशंस की साइज़ की बात करें तो द 5 मेजर ओशंस आर पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा, उसके बाद अटलांटिक ओशन, फिर तीसरा नंबर पे आता है इंडियन ओशन, देन सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। सो ये बेसिकली उनका साइज़ का ऑर्डर है। और जैसे हमने अभी बात की जो सबसे बड़ा ओशन है दैट इज़ पैसिफिक ओशन एंड इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ अर्थ। ये हमारे अर्थ के 1/3 हिस्से तक फैला हुआ है। और जो मरियाना ट्रेंच जैसे हमने पहले बात किया द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ ऑल्सो लाइज इन पैसिफिक ओशन, वो भी पैसिफिक ओशन के अंदर लाई करती है। इसमें बात करें कि जो पैसिफिक ओशन है वो बेसिकली सर्कुलर इन शेप में है और वो कौन सा एरिया कवर करता है? एशिया का, यूरोप का, एशिया का, ऑस्ट्रेलिया का, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का, ये सारे पर्टिकुलर एरिया में हमारा पैसिफिक ओशन जो है वो है।
फिर अगर हम बात करें अटलांटिक ओशन की, तो अटलांटिक ओशन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये सबसे मतलब सेकंड लार्जेस्ट है, और इसकी जो शेप है दैट इज़ एस शेप्ड। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड। जो अटलांटिक ओशन है उसके जो वेस्ट साइड पे है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है ना। हमने ये चीज़ अभी डिस्कस भी की थी जो हम डायग्राम देख रहे थे। तो बेसिक जो मोटिव उस डायग्राम का जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि वो आप डायग्राम पूरी रट लो ना, तो यू डोंट नीड टू वॉच दीज ऑल लाइन्स विच आर रिटन ओवर देयर। आपको उस डायग्राम से सारा ऑलमोस्ट सारा चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। उस डायग्राम में अगर आप देख लो कि कहाँ पे अटलांटिक ओशन है, कहाँ पे सदर्न ओशन है, कहाँ पे पैसिफिक ओशन है, कहाँ पे इंडियन ओशन है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे इन्होंने लिखी है वो सारी आप उसी से कवर कर पाओगे। तो वैसे यहाँ पे अब इन्होंने जैसे लिखा है कि मतलब it is S-shaped, it is flanked by the North and South Americas on the western sides and Europe and Africa on the eastern side। जो इसके eastern sides में जो area हैं they are Europe and Africa। The coastline of Atlantic Ocean is highly intended। तो मतलब बेसिकली जो वहाँ पे intended है, वहाँ पे land area है। Sorry, my battery is dead, let me charge it। सो हम बात कर रहे थे कि द कोस्टलाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंटेंडेड। द इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्टलाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। तो बेसिकली जो वो जो एरिया है वो काफ़ी इंटेंडेड है, वहाँ पे लैंड एरिया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लैंड एरिया है, और वो इरेगुलर इन शेप है, जो एक ऐसा मतलब एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ पे जैसे वहाँ पे ये बना सके हम पोर्ट्स एंड हार्बर। सो बेसिकली यहाँ पे काइंड ऑफ नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स बने हैं जहाँ पे मतलब जो शिप इंडस्ट्रीज है वो वहाँ पे वर्क कर सकती हैं। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। कि ये सबसे बिजिएस्ट ओशन है क्योंकि जितने भी ट्रेड होता है जो शिप से होता है, जितना भी जो गुड्स है जो शिप से ट्रेवल करते हैं, तो ज़्यादातर जितना भी होता है वो यहाँ पे अटलांटिक ओशन के अराउंड होता है। तो हम इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज़ इंडिया। जो इंडिया के नाम के ऊपर है। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर शेप में है, और इट इज़ बाउंड बाय एशिया इन द वेस्ट, अफ्रीका एंड एशिया सॉरी इट इज़ बाउंड बाय एशिया इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। सो नॉर्थ में इसके इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया, तो नॉर्थ में इसके एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका एंड ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। बेसिकली ये सेशन बहुत बड़ा हो गया, इवन आई एम फीलिंग हेक्टिक। ये थर्ड वीडियो में बना रहा हूँ बैक टू बैक, बट हम कंप्लीट करेंगे इसको। सो हम अगर लास्ट मतलब वाटर बॉडीज़ में लास्ट में हम बात करें आर्कटिक ओशन की, तो आर्कटिक ओशन इज़ लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। जो सबसे टॉप पे आर्कटिक सर्कल है ये उसके विद इन लोकेटेड है, और जो सराउंड करता है नॉर्थ पोल को, जो सबसे हमारे मतलब हमने वो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड चैप्टर में देखा, जो नॉर्थ पोल है उसको ये सराउंड करता है। इट इज़ कनेक्टेड बाय द पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ हॉलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। तो मैंने स्टेट बताया था कि ऐसे वाटर बॉडी है जो दो पर्टिकुलर एरियाज को मतलब सेपरेट करता है। तो जो स्ट्रेट है जो पैसिफिक ओशन को और इसको सेपरेट करती है आर्कटिक ओशन को, दैट इज़ बेरिंग स्ट्रेट। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। तो इसके पास के जो एरिया हैं दे आर नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, मतलब यूरोप का एरिया एंड एशिया का एरिया। अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की, कौन सी लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर में, और कौन सी गैसेस हमारे यहाँ पे होती है, कौन सी हमारे सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, कौन सी है जो हमें मतलब हार्म कर सकती है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। सो द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो इसी एटमॉस्फेयर में हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, और जितनी भी मतलब अलग अलग गैसेज होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है, 1600 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करता है। और हमारे डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो दे आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब हम इन लेयर्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑब्वियसली दे आर इन 8th क्लास, एंड अगर हमें इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक बनानी हो तो हम बना सकते हैं। उसको हम क्या बना सकते हैं इसमें से, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, तो हम ऐसा कुछ बना सकते हैं कि तेरा स्टार मेरा था, समथिंग लाइक दैट। तो कुछ भी दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे इसको याद करना चाहते हो। तो तेरा स्टार मेरा था एंड में एक्सोस्फेयर, एक्सो मतलब बाहर है ना, राइट। तो इट इज़ द आउटर मोस्ट एक्सोस्फेयर। अब यहाँ पे लिखा है कि एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, की ज़्यादातर इसमें क्या पड़ा है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो up to which make up about 99% of clean dry air। मतलब इतना जो एरिया है ये सारा क्लीन ड्राई एरिया बनाता है, मतलब ये दोनों गैसेस मिलके, जिसमें से 78% जो है वो नाइट्रोजन ही है, और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है दैट इज़ 21%। और बाकी गैसेस जो हैं जितनी भी लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन,
एंड अदर कंप्राइज ऑफ 1% बाय वॉल्यूम, सिर्फ 1% है बाकी गैसेज। जो सबसे ज़्यादा गैस प्रेजेंट है दैट इज़ नाइट्रोजन, सब सेकेंड नंबर पे दैट इज़ ऑक्सीजन, और जो 1% है वो उसमें बाकी सारी गैसेज का मिक्सचर है। अब ऑक्सीजन इज़ द ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली बेसिक रिक्वायरमेंट है एक ह्यूमन बींग की सांस लेने के लिए, और जो नाइट्रोजन है वो हेल्प करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट, इट इज़ इंपॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, जो हीट रेडिएट करती है, मतलब जो अर्थ है वो जो हीट को एमिट करती है उस चीज़ को जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्व कर लेती है, इसलिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो वार्म रहता है। लेकिन अगर ये एक्सेस में होगी तो ऑब्वियसली जितना भी अर्थ रेडिएट करेगा, मतलब एमिट करेगा हीट को, तो ये सबको एब्जॉर्व कर लेगी, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, सारा हीट अप हो जाएगा अर्थ, इससे ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन बन सकती है। तो एक और चीज़ जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ है कि तो प्लांट की ग्रोथ के लिए इट इज़ एसेंशियल, और हमारे ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर को वार्म रखती है। अब इसमें कह रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो डिपेंड करता है हाइट के ऊपर। जितना हम हाइट पे ऊपर ऊपर जाते रहेंगे उतनी जो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो कम होते रहेगा। मतलब ऑक्सीजन जो है जो सबसे सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होगा, जैसे जैसे हम मतलब हाइट पे जाते रहेंगे तो जो ऑक्सीजन का जो लेवल है, जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की, वो कम होती रहेगी। इसलिए यूजुअली जब जो मतलब माउंटेनियर्स होते हैं वो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, जब माउंट एवरेस्ट या कैसे किसी भी और माउंटेन पे जाते हैं, तो वो अपने साथ वो गैस सिलेंडर्स लेके जाते हैं, क्योंकि वो जैसे जैसे हाइट पे ऊपर ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर डेंसिटी जो है वो कम होती रहती है और सांस लेने में उससे प्रॉब्लम होती है। अब नॉर्मली जैसे हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर हमारे मतलब एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर है, तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर मतलब इतनी ज़्यादा गैसेज है तो उसका कुछ प्रेशर भी होगा। तो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो मतलब हमारे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है अर्थ के ऊपर वो वेरी करता है, किसी जगह पे ज़्यादा होता है और किसी जगह पे कम होता है। इसी की वजह से विंड बनती है। विंड जो है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है, विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ट्रैवल करती है। इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसकी जो मतलब जो मूवमेंट होती है इसकी वजह से विंड बनती है। मूवमेंट ऑफ मूविंग एयर इज नोन एज विंड। अब एक ऐसी नैरो जोन जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, जो कि हैं लैंड, वाटर एंड एयर, जिसके बारे में हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे उस जगह को बोलते हैं बायोस्फीयर। और वही एक ऐसा जगह है जहाँ पे मतलब ह्यूमन लिविंग पॉसिबल है, ह्यूमन इवन एनिमल लिविंग भी पॉसिबल है। यहाँ पे ह्यूमन एंड एनिमल्स रह सकते हैं, क्योंकि तीन हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है, हमें लैंड चाहिए रहने के लिए, ठीक है, फिर हमें वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए, एंड हमें एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिलती है वहाँ पे बनता है बायोस्फीयर। सो जो ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली भी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ये दो पार्ट में हमारा ऑर्गेनिज्म जो बायोस्फीयर में रहते हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। जो ये तीनों डोमेन्स है अर्थ की वो किसी ना किसी तरह से इंटरैक्ट करते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम ट्रीज़ काटते हैं हमारे एग्रीकल्चर नीड्स के लिए, और कभी कभी क्या करते हैं हम कि क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जो हमने अभी बताया। एंड सो बेसिकली जब हम लैंड क्लियर करते हैं तो इससे क्या होता है, जो इट लीड्स टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। के मतलब हम जो पेड़ काटते हैं तो पेड़ों के जो रूट्स होते हैं उन्होंने लैंड को जकड़ा होता है, तो क्या होता है जब हम पेड़ काट देते हैं जो सॉइल है वो स्लोप से रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है। वैसे कभी कभी क्या होता है नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, जैसे सुनामी आ जाती है तो जो लैंड एरिया है वो सबमर्ज हो जाता है वाटर के अंदर, तो वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। तो ये हमारे तीनों जो हमारे कंपोनेंट है वो किसी ना किसी तरह रिलेटेड है। और हम क्या होता है कि जैसे हम फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्री से जो पॉइजनस गैसेज है वो रिलीज़ होती है, CO2 रिलीज़ होती है और अलग अलग गैसेज रिलीज़ होती हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर को डिग्रेड करती हैं। तो हमें इन चीज़ों को मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखना हमें पड़ेगा कि हम जो एटमॉस्फेयर को ख़राब ना करें, उसको मतलब वर्थ लिविंग बनाए, वहाँ पे अच्छी तरह से इंसान रह सके, किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस वेरी बिग चैप्टर, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें 6th क्लास में पढ़ी और कितनी हमने एड ऑन्स भी की। सो हम पता लगा सकते हैं कि एक 6th क्लास की NCERT में हमें कितनी ज़्यादा नॉलेज मिलती है। हम लोग मतलब अवॉइड करते हैं कि 6th क्लास की क्यों पढ़े, हमें कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाना है, हम मॉडर्न बुक्स पकड़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक पकड़ेंगे, या हम क्लास 12th 11th 12th की बुक्स पकड़ेंगे। लेकिन एक जो बेस हमें चाहिए उन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए वो हमें इन बेसिक NCERT से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट इन बुक्स में है जो हमारा अच्छा बेस बना देगा। देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द स्टैंडर्ड बुक्स। आई नो दिस इज़ अ वेरी बिग वीडियो। मैं अभी फर्स्ट टाइम लाइफ में इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल अ यूट्यूबर। मैंने रिसेंटली अभी ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, एंड
आई गेस इट वॉज वर्थ वॉचिंग। काफ़ी चीज़ें हमने नई सीखी हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने ऐड ऑन की थी जो 6th क्लास में नहीं थी, लेकिन स्टिल मैंने अपनी नॉलेज से या मैंने कहीं से पढ़ के यहाँ पे इस वीडियो में ऐड करके आप सबके लिए लाया हूँ। सो just give me reviews about this video, and if you think that I'm really creating good content for you, you can subscribe my channel and I'll be creating more and more videos for you guys. So yeah, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो you can like this and you can subscribe my channel. So that's all about this video. I'll be coming up with more videos. So till then, goodbye, take care, thank you so much.